आप अगर वो पर्सन है जिसने कभी एनवायरमेंट नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं पढ़ी, एंड यू आर जस्ट हियर टू फिगर आउट कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपको समझ आ रही है ना ये बात, बिना पढ़े भी रियल एग्जाम हॉल में अगर आप ऐसा देखोगे, डेफिनेटली इट इज नेचुरल टू गेट शॉक्ड, बट माई एफर्ट इज टू मेक यू रेजिलियंट इनफ, make you empowered to handle such questions in real exam hall like situation. So no matter how difficult 2027 or 2028 paper looks like, you will be better equipped to fight and solve these kind of questions. और अभी भी मैं एक स्मॉल डेमो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि आप क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत पैनिक करने की, बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल अबाउट अप्लाइंग द नॉलेज। आप कितना भी नॉलेज एक्यूमुलेट कर लो, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज सीखना ही पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट आई एम एनकरेजिंग थ्रू दिस वीडियो। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाउएवर इट इज एन इवॉल्विंग एंड अ डायनामिक सब्जेक्ट, एंड बहुत एस्पिरेंट को ये रैंडम भी लगता है। स्पेशली 2026 प्रीलिम्स के पेपर के बाद आप में से बहुत लोगों ने मुझे ईमेल्स एंड डीएम्स में मैसेजेस किए कि मैम समझ नहीं आ रहा है क्या करें। शंकर आईएएस, पीएमएफ आईएएस की किताबें पढ़ने के बाद भी हमसे एनवायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, एंड इट लुक्ड वेरी रैंडम. So I thought I'll come up with a comprehensive video where I'll not just discuss what to study but how to study, because how to study वाला जो एस्पेक्ट है वो मिसिंग है, एंड इसी की वजह से हम रियल एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाते हैं. हाय एवरीवन, my name is Neetu Tiwari. I am faculty and mentor at UPSC Prep, and I have qualified many prelims of not just UPSC but of my state services as well. And I have learned a skill कि क्वेश्चन देख कर एक पैटर्न समझ आना या एक आंसर कैसे रीच किया जा सके, वो मैं समझ पाई हूँ. एंड नाउ आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड माई स्ट्रेटेजीज विद यू. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और आपको जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी वरी है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, वो सब सॉल्व हो जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट. एंड जैसा मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, येट इट इज एन इग्नोर्ड सब्जेक्ट. सो लेट्स टॉक व्हाई इट इज एन इग्नोर्ड सब्जेक्ट. इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो थ्रू आउट वीडियो हम बताएंगे, क्योंकि बहुत हाई वेटेज है प्रीलिम्स में, मेंस में, एंड इसके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कैसे बेनिफिट होता है, दैट ऑल्सो आई शो यू. बट इग्नोर्ड क्यों है? बिकॉज आई फील दिस सब्जेक्ट नीड्स इंटर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग. थोड़ी ज्योग्राफी, थोड़ा सा साइंस एंड टेक आपको आना चाहिए टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट प्रॉपरली. ऑल्सो आई फील थोड़ा सा स्कैटर्ड भी है सब्जेक्ट, डायनामिक है, दैट इज वाई पीपल इग्नोर दिस सब्जेक्ट. दे थिंक करंट अफेयर पढ़ लिया तो बस हो गया. बट आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्टैटिक का जो नॉलेज है वो आपको क्वेश्चन टैकल करने में हेल्प करेगा. सो let me tell you my philosophy of teaching. Children must be taught how to think, not what to think. ये मार्गरेट मीड का कोट है. मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ इनके वर्क से. आपको अगर टाइम मिले तो इनके बारे में रीड करिएगा. बहुत बड़ी सोशल थिंकर एंड बहुत ही बड़े फिलोसोफर हैं ये. एंड इन्होंने ये चीज जो बोले, इससे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, एंड आई थिंक एजुकेशन को इसी तरह से होना चाहिए. हम हमेशा ये बताते हैं कि ये नोट्स पढ़ लो, ये रिसोर्सेज पढ़ लो एंड ऑल, बट हाउ टू एक्चुअली थिंक, हाउ टू स्टडी, हाउ टू अप्रोच समथिंग, वो जो माइंडसेट होता है वो कोई सिखा नहीं रहा. एंड दैट इज अ बिग फ्लॉ इन द एजुकेशन सिस्टम दैट आई फील. एंड आई होप कि मैं जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकूं इसे इंप्रूव करने में, आई एम डूइंग माई बिट. सो इन माई लेक्चर्स आई विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, जहां पर मैं हाउ टू थिंक, बिल्डिंग अ माइंड सेट, ब्रेन स्टॉर्मिंग, उस पर फोकस करना चाहती हूँ. एंड टूडे इन द सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एग्जैक्ट थिंग along with what to read, how to organize your thing. इन सबको आज मैं एड्रेस करूंगी. So if you're someone who is connecting with me for the first time, let me tell you, please watch this session till end. अगर आप नॉन सीरियस एस्पिरेंट है, जस्ट हर वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं और आपको नहीं देखना है सीरियसली कोई वीडियो, लर्न नहीं करना है, इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वीडियो, क्योंकि आपका फोकस लगेगा, आपका हार्डवर्क लगेगा, एंड आपको मैं टास्क भी दूंगी. तो अगर आप नॉन सीरियस एस्पिरेंट है, इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप ऑफ, डोंट वेस्ट योर टाइम, कुछ और जाइए, कहीं और टाइम पास करिए. लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आपको जेन्युइनली 2027 का प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, एंड आपको एक रैंक पानी है, एंड यू आर समबडी हु इज विलिंग टू पुट इन दैट हार्ड वर्क, देन स्टे हियर. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि आप कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे, एंड दिस यू कैन अप्लाई ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. सो इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट,
थैंक यू, कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इफ यू आर नॉन सीरियस, आई एम श्योर अब तक तो आप ड्रॉप ऑफ हो ही गए होंगे। तो वॉच टिल एंड, आपके सारे क्वेश्चंस इसमें आंसर हो जाएंगे। एंड प्लीज जब आप खुद भी पढ़ें या किसी से भी पढ़ें, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू अप्रोच थिंग, वो बहुत ज्यादा जरूरी है देन जस्ट रीडिंग। एंड इसके बारे में थ्रू आउट द वीडियो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी, लेट अस बिगिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे स्टार्ट करें किसी सब्जेक्ट के लिए। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हमारे पास दो स्ट्रैटेजिक टूल है, एक है सिलेबस, एक है पीवाईक्यूज। क्योंकि यूपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें केवल यही दो वे से कम्युनिकेट किया हुआ है कि व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। तो सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स एंड मेंस का, आई विल शो यू दैट। एंड पीवाईक्यूज आते हैं। मैंने सबसे रीसेंट पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए हैं 2026 प्री के एंड 2025 मेंस के, जिसके थ्रू हम डिकोड करेंगे कि कैसे इस सब्जेक्ट को हम अप्रोच कर सकते हैं। सो जैसा मैंने बोला कि सिलेबस एंड पीवाईक्यू, सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए। प्रीलिम्स का सिलेबस, ये टोटल सिलेबस है। यहाँ पे एक पॉइंट है सिर्फ ऑन एनवायरमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा है, बट हाँ, इसमें थोड़ी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई वी विल लर्न हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू रीड इन दिस सब्जेक्ट। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत सीरियसली ले लिया और सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों ये सब्जेक्ट इग्नोर्ड है। तो समझ आया, जनरल इश्यूज की बात की है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, बायोडाइवर्सिटी की एंड क्लाइमेट चेंज की। एंड क्लाइमेट चेंज तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड थीम है, ग्लोबल लेवल पे भी एंड नेशनल लेवल पे भी। सो दिस इज द प्रीलिम्स सिलेबस। इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो हमें देखना पड़ेगा अब पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले पीवाईक्यू का एक ट्रेंड देखते हैं कि एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है। सो लेट मी टेल यू, आई थिंक मेनी ऑफ यू मे नॉट नो कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है, उसमें सिविल सर्विसेज प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों की कंबाइंड प्रीलिम्स होती है। ओके, सिविल सर्विसेज प्लस फॉरेस्ट। एंड फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एनवायरमेंटल नॉलेज जो है वो थोड़ी हायर लेवल पे होना चाहिए एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज। सो टू डू द जस्टिस फॉर दीज बोथ द एग्जाम्स, एनवायरमेंट का जो वेटेज है वो कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है। सो आप जनरली देखोगे कि एनवायरमेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो जनरली 15 क्वेश्चंस तो होते ही हैं, बट आई थिंक देर आर ईयर्स जहां पे 20+ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 22, 21, 20। सो ये ट्रेंड रहा है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि समझ लीजिए प्रीलियम्स का पेपर 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस का होता है। इसमें से 20 क्वेश्चंस तो आपके एनवायरमेंट से ही आ रहे हैं, तो विच इज 20% ऑफ द पेपर। और ये बहुत ज्यादा वेटेज है। इसके अलावा बहुत सारे और सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनसे 5-6 क्वेश्चंस आते हैं। बट एनवायरमेंट आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आई नो कि डिफिकल्ट होता है, थोड़ा रैंडम होता है, हम उसे टैकल करेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेटेज बहुत ज्यादा है। देन मेंस का सिलेबस देखिए। मेंस में ये GS 3 के पेपर में आता है। सो एनवायरमेंट का इसमें सिलेबस है, वो जस्ट एक पॉइंट ही है GS 3 का सिलेबस, क्योंकि GS 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो एनवायरमेंट का सब्जेक्ट, एनवायरमेंट सिलेबस है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक ये जो थीम है ये क्लियरली बताई गई है, बट रिमेनिंग आर लिटिल वेग। तो हमें डेफिनेटली पीवाईक्यूज के थ्रू ही डिकोड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इस टॉपिक का मतलब क्या है। एंड मेंस में भी जनरली 30 35 टू 40 मार्क्स के रेंज में क्वेश्चन आता है। सो एनवायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है कंबाइन, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ ओवरलैपिंग चीजें होती हैं, ये 50 मार्क्स का वेटेज रखता है GS 3 के पेपर में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप 250 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 50 मार्क्स जो है वो जनरली एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को होता है। एंड देर आर अदर वेज ऑल्सो जिससे आपको एनवायरमेंट पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा। एंड आई विल शो यू इन दिस वीडियो GS 1, GS 2, GS 4, सब जगह पे आपको एनवायरमेंट की नॉलेज हेल्पफुल होगी। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द सिलेबस एंड वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ लेट मी शो यू 2026 प्रीलिम्स। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है कि मैम प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने एनवायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आई नो देर आर बिगिनर्स ऑल्सो जिनको शायद ये पेपर नहीं देखा होगा, बट इवन इफ यू स्टे विथ मी, यू जस्ट रीड विथ मी विथ फुल फोकस, तो आप भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सॉल्व कर पाएंगे। सो अभी मैं बात करूंगी कि हाउ रीडिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, हैविंग द राइट माइंडसेट कैन हेल्प यू। ओके,
सो अब देखते हैं, ये एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंडियाज रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, ये हमारे सिलेबस का टॉपिक भी था, क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे कुछ लिखा है स्टेटमेंट वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वाज अ न्यू टाइप ऑफ ऑप्शन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2026 प्रीलिम्स। ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्ब करना है सबसे पहले आपको, तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको आना चाहिए कि शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज आपके ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा, इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इज अ क्रूशियल टूल फॉर अचीविंग नेट जीरो। तो इंडिया की कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बताया, इंडियाज फोर्थ बायएनल अपडेटेड रिपोर्ट सबमिटेड इन डिसम्बर recorded around 8% decrease in greenhouse gas. Okay, so there is some statistical data given. Then climate resilient development necessarily, इट्स लाइक अ कंफर्मिंग वर्ड कि नेसेसरीली ऐसा होगा ही, डिपेंड्स ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म। तो हमने पढ़ते पढ़ते ही समझ लिया कि यहाँ पे कुछ तो लॉन्ग टर्म लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिखा है। सो स्टेटमेंट वन इज अबाउट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, स्टेटमेंट थ्री इज अबाउट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस. Which of the following relationships are true? Statement 1 is empirically supported by statement 2. So we saw that statement 2 have some data, statistics, some empirical data it has. So this is correct. Statement 3 contradicts the approach implicit in statement 1. Of course, this is what we understood while reading itself कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिखा है, तो ये तो आपस में अपोजिंग है। आप अगर वो पर्सन है जिसने कभी एनवायरमेंट नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं पढ़ी, एंड यू आर जस्ट हियर टू फिगर आउट कि कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, आपको समझ आ रही है ना ये बात, बिना पढ़े भी अगर बेसिक कॉमन सेंस है आपके पास, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो एटलीस्ट ये तो समझ आया कि स्टेटमेंट वन में लॉन्ग टर्म की बात हुई है एंड स्टेटमेंट थ्री में शॉर्ट टर्म की बात हुई। जस्ट एक ओपन माइंड से रीड करिए, डोंट वरी कि मुझे आता है कि नहीं, मैंने पढ़ा है कि नहीं। डोंट कम विद अ क्लोज माइंड हियर, कम विद अ ओपन माइंड, सीख के जाओ, समझ के जाओ, उसके बाद देखो आपको आता है कि नहीं। सो इफ यू आर विथ मी, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दिस क्वेश्चन। तो समझ आ गया ना हमें कि स्टेटमेंट थ्री एंड वन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। नाउ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री टुगेदर एस्टैब्लिश द प्रीमिस ऑफ लॉन्ग टर्म। ये तो गलत बात है, स्टेटमेंट थ्री में तो लॉन्ग टर्म बोला नहीं है, इसमें तो शॉर्ट टर्म बोला था, राइट। सो क्या इसमें कौन सी किताब की आपकी नॉलेज लगी? इनफैक्ट आई नो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दो तीन अटेम्प्ट देके वेटरन्स बैठे हैं, वो ऐसे सोच रहे होंगे कि अरे हमें तो ये आता नहीं है, इतना बड़ा क्या क्वेश्चन है। बट आई नो देर आर मेनी स्मार्ट पीपल हु आर इवन टारगेटिंग 2027 28। दिल सिट विथ मी, लिसन टू मी केयरफुली एंड दिल अंडरस्टैंड कि अरे हाँ, मुझे बस ढंग से पढ़ना चाहिए था। तो ये रीडिंग से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हमें ये स्किल डेवलप करनी है। रियल एग्जाम हॉल में अगर आप ऐसा देखोगे, डेफिनेटली इट इज नेचुरल टू गेट शॉक्ड, बट my effort is to make you resilient enough, make you empowered to handle such questions in real exam hall like situation. So no matter how difficult 2027 or 2028 paper looks like, you will be better equipped to fight and solve these kind of questions. तो अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन्स का। ये जो क्वेश्चन है ना, इधर आपको एक स्किल चाहिए डिसीजन मेकिंग। अगर आपने ये पढ़ा है, आपके पास नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप प्रोसीड करिए, आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आता बिल्कुल, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। ये डिसीजन हुआ ना कि अरे ये क्या क्वेश्चन है। देयर विल देयर विल बी फ्यू पीपल जिनको ये पता होगा एंड दे विल बी एबल टू सॉल्व इट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, बट यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपको सोचना चाहिए कि आपको ये सॉल्व करना है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक और क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, राइट। ये एक एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, 2026 का ही प्रीलिम्स का है, ये सॉल्व हो सकता है। दिस मे और मे नॉट बी, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही एब्सर्ड रैंडम है। ऑफकोर्स इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये सब चीजों के लिए अभी हुलॉक गिब्बन आ गया, कल को कोई और स्पीशीज आ गई, कुछ और आ गया, तो आप कितना पढ़ोगे, राइट। एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है, एस्पिरिन की कैपेसिटी होती है। यहाँ पे बैठ के हम डेटा कलेक्ट नहीं करने बैठे हैं कि सारी स्पीशीज दुनिया की पढ़ ली। आपको एग्जाम क्लियर करनी है, उसके लिए जो अप्रोच, जो स्मार्टली एक अप्रोच की जरूरत होती है, उसे सीखो। एंड इस वीडियो में अगर आप वो सीख के जाते हो, सो आई फील कि मेरा काम हो गया है। तो ये क्वेश्चन आप अपने बेस्ड ऑन आपकी रीडिंग आप इसको स्किप कर सकते हो। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। अगर आपने मैंग्रोव्स ठीक से पढ़ा है, जैसे कि ये स्टैटिक का पार्ट है, मैंग्रोव्स हो गए, कोरल्स हो गए, ये सब एनवायरमेंट का स्टैटिक है, उसका पार्ट है। मैं जो भी पढ़ाती हूँ, जो भी कोर्स लेती हूँ, उसमें ये बहुत बेसिक है कि मैंग्रोव्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है एक। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आराम से इसको अगर पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर, ठीक है। तो समझ आ गई वो बात भी सॉल्व। अब ये देखो, एक और आ गया अमूर फाल्कन्स। यहाँ पे अगर आपको पता है तो करो सॉल्व, नहीं पता है तो डिसीजन लो के स्किप करना है। रैंडम क्वेश्चन है ये, एग्जाम हॉल में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो ऐसे आपको डिसीजन लेना। अब सी दिस,
यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन फेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो कुछ तो हमें पूछ रहा ऑब्जेक्टिव्स क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब पता होना चाहिए। सी इफ यू आर अ फ्रेशर, आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता है, डोंट वरी। आप जब अपने बेसिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको सस्टेनेबिलिटी का मतलब, इसका मतलब पता चल जाएगा। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो वी नो व्हाट सस्टेनेबल मीन्स, राइट। तो अब हमें पढ़ना है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या हो सकता है। एनकरेजिंग मोनोकल्चर इन रेन फेड एरियाज। अब वही है कि अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है कि मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉप ही लगाते चले जाओ, ये जो है ये इट्स अ बैड प्रैक्टिस, इससे एनवायरमेंट को, सॉइल को नुकसान होता है। तो ये कोई क्यों एनकरेज करेगा मोनोकल्चर, राइट। सो डू यू नीड टू एक्चुअली रीड दिस मिशन इन डिटेल? See, you should know that there are such missions by government. You should be aware. You should have some concept. बट कैन यू लर्न ऑल द ऑब्जेक्टिव्स? यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव दे दिया। मिशंस होते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स जा जाके देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। आपको जस्ट एक स्मार्टली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोनोकल्चर तो कोई एनकरेज नहीं करेगा, तो आप वन को इजीली काट सकते हो। इंक्रीजिंग द राइस कल्टीवेशन इन इरीगेटेड रीजन्स। सो राइस कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज्यादा वाटर लेता है, मीथेन लेता है, तो ये भी कैसे होगा? ये आपको एग्जैक्टली exactly पढ़ने की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक इन द एग्जामिनेशन। दिस इज द प्रोसेस एंड थिंकिंग मेथोडोलॉजी। आपको नहीं पता, देख के स्किप करना है क्या? रीड करो, ये क्वेश्चंस भी आपको रीड करना है, देन डिसीजन लेना है। मैंने रीड किया है, इसलिए क्विकली मैं वॉक थ्रू कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जहां पे मैं 2026 प्रीलिम्स का पूरा पेपर अच्छे से बैठ के सॉल्व करके दिखाऊंगी, ऑन हाउ यू कुड हैव टैकल द क्वेश्चन, हाउ टू थिंक एंड ऑल। वो करेंगे, पर अभी मैं क्विकली आपको कुछ क्वेश्चंस को डेमो देना चाहती थी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये सब हम पढ़ते हैं कोर्स में, लाइक माधव नेशनल पार्क जो है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे, इसमें भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ सी, इट इज सम एथिक्स टाइप क्वेश्चन, पर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एनवायरमेंट रिलेटेड बात की गई है। एनवायरमेंटल जो भी नीड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जनरली ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे एनवायरमेंट, इकोलॉजी वर्सेस जो है इकोनॉमी या सर्वाइवल की बात होती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसकी बात होती है, और यहाँ पे उसी की बात हुई है, हाउ विल यू सॉल्व इट। जैसे यहाँ पे देखो, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये जो है ये हमने देखा है ना कि हमारे सिलेबस में इसका मेंशन किया गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली लर्न, यू कैन थिंक एंड यू कैन यूज योर एनवायरमेंट नॉलेज अक्रॉस द सब्जेक्ट। एंड जैसे ये भी एक क्वेश्चन आया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी रैंडम क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व करने के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ना कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना बेसिक लिंग्विस्टिक नॉलेज आपको यूज आने वाली, तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। टाइम वेस्ट मत करो। डिसीजन मेकिंग इज अ स्किल, अगर आप ये सीख जाते हो तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना मुश्किल नहीं लगेगा। सो लर्न द डिसीजन मेकिंग स्किल। इसको बिल्कुल स्किप करिए, इसमें कुछ भी ऐसा लॉजिकल नहीं जिससे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इफ यू नो अदरवाइज यू सिंपली स्किप इट। तो ऐसे हैं। बाकी जैसे ये है, ये तो स्टैटिक का पार्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। जैसे ये है, इसमें आपको जनरली ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, एंड मोस्ट ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं, ये राइट सॉल्व होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आई एम नॉट कंसिडरिंग दीज। मोस्टली अगर आप बहुत अच्छे से रीड करते हो तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये मे बी यूल हैव टू स्किप, या गलत कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन कैन गेट सॉल्व। अब यहाँ पे भी देखो, एकदम बेसिक रीडिंग, इवन द फ्रेशर्स यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। देखो, अ बॉन्ड हुज प्रोसीड्स आर यूज्ड ओनली टू फाइनेंस और रीफाइनेंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड। देखो, सोशल प्रोजेक्ट बोथ बोला ना, यहाँ पे दोनों होना चाहिए। अगर सिर्फ सोशल प्रोजेक्ट्स होता तो सोशल बॉन्ड बोल दो, सिर्फ एनवायरमेंटल होता तो ग्रीन बॉन्ड बोल दो, क्योंकि एनवायरमेंट में जनरली हर चीज, अब ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन यही चल रहा है। नाउ सॉवरेन बॉन्ड, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, सॉवरेन मतलब क्या होता है। सॉवरेन जनरली गवर्नमेंट होती है, राइट, सॉवरेन गवर्नमेंट एंड ऑल। तो सॉवरेनिटी वाला जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से आता है। सो ये भी नहीं होगा, तो अब क्या बचा? सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल एनवायरमेंट, सोशल, ये सब तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। तो ऐसे आपको सोचना है एग्जाम में। ऐसे में आई कम अप विथ मोर वीडियोज लाइक दिस। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सच वीडियोज फॉर प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग। दोज हु नो मी, दोज हु आर कनेक्टेड विथ मी, दे नो कि मैंने थिंकिंग इन द रियल एग्जाम हॉल बहुत सिखाया है। और अभी भी मैं एक स्मॉल डेमो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि आप क्वेश्चंस को
बेस्ड ऑन जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत पैनिक करने की, बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नाउ विल लुक एट सम मेंस क्वेश्चन। तो 2025 का मेंस क्वेश्चन लेके आई हूं, क्योंकि 2026 का जो मेंस है इट इज शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसके बाद आएगा, देन विल हैव अ लुक ऑन एनवायरमेंट क्वेश्चन। अब एनवायरमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैं आपका अटेंशन चाहूंगी कि ये अब प्योरली प्योरली एनवायरमेंट नहीं आता। इनफैक्ट द अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस जो है या डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो भी स्टैंड अलोन साइंस या डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं आता, उसमें एनवायरमेंटल एंगल है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2025 में, विच कैन फॉल इन मोस्टली इन द साइंस सेक्शन, जहाँ पे यहाँ पे फ्यूजन एनर्जी की बात होती है। तो इट्स अ न्यूक्लियर एनर्जी, बट न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी का भी पार्ट है, विच इज एक्चुअली एनवायरमेंट का सेक्शन ऑल्सो। बट ये फ्यूजन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस का पार्ट है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, ओवरलैपिंग एंड इंटरलिंकिंग इज नीडेड। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स जहां पे साइंस में थोड़ा एनवायरमेंटल एंगल इज नीडेड। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, क्लीन टेक्नोलॉजी की बात हुई है, विच इज जनरली एनवायरमेंटल थिंग, but how can biotechnology play a crucial role? So now this is the application of science knowledge, साइंस एंड टेक का नॉलेज जो है वो आपको क्लीन टेक्नोलॉजी विच इज अ एनवायरमेंटल चैलेंज उसके लिए अप्लाई करना है। सो दिस इज हाउ इंटरलिंकिंग बिटवीन सब्जेक्ट इज नीडेड। तो जब आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा बहुत क्लीन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा रहा है, या व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज अ पीवाईक्यू थीम। नाउ दिस इज प्योरली एनवायरमेंट क्वेश्चन, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, एंड क्या पोटेंशियल रोल है इसका इन द क्लाइमेट चेंज। एंड वी नो क्लाइमेट चेंज हमारे मेंस सिलेबस एंड प्रीलियम सिलेबस दोनों का पार्ट है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी टीच एंड वी स्टडी इन प्रीलियम्स ऑल्सो। जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्निक है इसको हम प्रीलियम्स के लिए भी पढ़ते हैं, राइट। फिर मोर क्वेश्चंस देखिए, जैसे अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप का क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नंबर 17। मिनरल रिसोर्सेज आर फंडामेंटल टू कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग। व्हाई इज माइनिंग कंसिडर्ड एज एन एनवायरमेंटल हजार्ड? तो माइनिंग के बारे में एनवायरमेंटल हजार्ड क्यों है? तो हजार्ड जनरली फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे रेमेडियल मेजर भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला है ऑफ दिस एनवायरमेंटल हजार्ड। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द क्वेश्चन। Now, let me have your attention here. Question number 18. Write a review on India's climate commitments under Paris Agreement of 2015 and mention how these have been further strengthened in COP26 in 2021. तो ये जो पेपर है ये 2025 का पेपर है, एंड इसमें क्वेश्चन में 2015 एंड 2021 में क्या इनिशिएटिव हुए थे इसके बारे में पूछ रहा है। सो डोंट यू थिंक ये तो स्टैटिक ही है ना? एंड ये स्टैटिक में क्या ये इतना सारे ईयर्स के पढ़ने क्या पढ़ने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया 2015 का, ये ग्लासगो समिट हो गया, इनफैक्ट क्योटो जो है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन द लेक्चर्स व्हेन पीपल आस्क, कि जब स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि मैम अभी जैसे कि COP30 हुआ था बेलिम ब्राजील में, तो क्या हम COP1 से COP30 सारा याद करें? सो आई क्लियरली टेल देम कि विच वन टू रिमेंबर, एंड उसमें COP15, COP26, दीज आर डेफिनेटली मेंशन, क्योंकि ये माइलस्टोन्स थे, इंडिया ने यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स किए। ओके, सो यू नीड टू रिकग्नाइज कि कहाँ पे इतने मेजर स्टेप्स लिए गए हैं जो हमें याद रखना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू लुक एट द पीवाईक्यू एंड यू अंडरस्टैंड द थीम, कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड ऑल, व्हाट आर द सोल्यूशंस, इसके बारे में बहुत बात की गई है। इवन एनवायरमेंटल हजार्ड क्या है? सो इट्स अ इंटरलिंकेज बिटवीन सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको जो एनवायरमेंट की स्टडी एंड इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ GS3 में ही नहीं यूज होती है, इट इज यूज इन अदर GS पेपर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल GS1 2, दिस इज GS4, एंड GS4 के केस स्टडीज में भी हमेशा एवरी ईयर देर इज वन एनवायरमेंट बेस्ड केस स्टडी। ठीक है, तो इवन 2025 मेंस में भी एक एनवायरमेंट रिलेटेड केस स्टडी था, कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वहां पे अगर आपको लाइक ट्राइबल या किसी और को वहां पे कोई डेवलपमेंट वर्क करना है तो कैसे मैनेज किया जाएगा। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलार एनर्जी। तो सोलार एनर्जी जो है इट्स अ क्लीन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, हम पढ़ते हैं इसको एनवायरमेंट में, क्लीन टेक्नोलॉजी है, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात किया गया, बट ये क्वेश्चन GS1 में आया। सो इट्स अ ओवरलैपिंग थिंग। आइडियली आई थिंक इट्स अ ज्योग्राफी का क्वेश्चन, तो ज्योग्राफी के एंगल से भी इसको देखना है, बट इसमें जो एनवायरमेंट की नॉलेज है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ सी दिस,
व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या है, डेफिनेटली ये GS2 में नीलम मैम कवर करेंगे, बट यहाँ पे भी प्रेशर ग्रुप में आया है सीधा एनवायरमेंट रिलेटेड बताओ। तो जब हम एनवायरमेंट भी पढ़ते हैं तो एनवायरमेंट में भी हम बताते हैं कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स चेंज कर रहे हैं, व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बेस्ड ऑन लाइक, जैसे कि MC मेहता केस अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, पता हो, लाइक इफ योर फ्रेशर डोंट गेट ओवरवेल्म, ये सब हम इन द कोर्स, अब जब आप पढ़ना चालू करोगे यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जजमेंट देता है कि क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो हमारे को आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ हो गया है, ऑल दोज थिंग्स। सो हम एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी का इंटरलिंकेज करना पड़ता है हमें, राइट। सो अब वही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट कैसे कर रहे हैं ये प्रेशर ग्रुप। सो नाउ एनवायरमेंट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज कमिंग इन डिफरेंट पेपर्स, कि एनवायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर पीपल। दैट इज एनवायरमेंट जो है वो बहुत इवॉल्व होता है एंड पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन टू इट, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग इन्वॉल्व इन टू इट। तो इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। अब यहाँ पे देखो कि नेशनल सिक्योरिटी ध्यान रख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज इन द कंट्री। अब इसके लिए आपको अगर पता हो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं, जैसे हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, और जो भी हमारे माउंटेनियस प्लेसेस हैं, जैसे हमारा हिमाचल हो गया, पंजाब के कुछ एरियाज हो गए, कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये एरिया में कैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस का क्या प्रोसेस है, जैसे हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस पढ़ते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स अगर आपको पता है तो यू कैन राइट अ बेटर आंसर टू दिस एथिक्स क्वेश्चन। इट्स एन एथिक्स क्वेश्चन जहां पे इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी या इकोलॉजी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी की डिस्कशंस हो रही है, लेकिन आपको एनवायरमेंट की अवेयरनेस इस क्वेश्चन को बेटर टैकल करने में हेल्प कर सकती है। नाउ वी सॉ द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम इट। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए बिना पढ़े। आई नो देर आर मेनी फ्रेशर जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को मेरे साथ ध्यान से रीड किया एंड दे अंडरस्टूड कि अच्छा, जस्ट अ गुड रीडिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हेल्प यू गेट थ्रू द क्वेश्चन, you'll get the right answer. So mindset is very important and mindset helps you in the shock absorption. It also helps you stay in the right direction. आपको ऐसा रहेगा कि मैं क्या पढूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब्जेक्ट इग्नोर कर देते हैं। आपको अगर राइट माइंडसेट है तो आप हर सब्जेक्ट को ढंग से अप्रोच करोगे एंड यू विल बी गेटिंग द मार्क्स दैट इज नीडेड टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। द अदर स्किल इज पैटर्न रिकग्निशन। इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, इनफैक्ट अभिजीत सर ने इसके ऊपर एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, अगर आपने नहीं देखा आप देख लो, आपको समझ आएगा कि पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है एंड कैसे बिल्ड करते हैं। तो प्रीलियम्स में स्पेशली अगर आपको पैटर्न समझ आ जाए, जैसे कि मैं अब बस ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पेपर हो गया, किसी भी PCS एग्जाम का हो गया, आई जस्ट लुक एट द क्वेश्चन पेपर एंड आई अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आई हैव अंडरस्टूड हाउ एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चन, या किस तरह का ऑप्शन फ्रेम किया गया। सो इट हेल्प्स यू एब्जॉर्ब द शॉक, बी प्रोएक्टिव एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ऑप्शन एंड कॉम्प्रीहेंड बेटर इन द एग्जाम हॉल। तो ये जो रियल एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करने का स्किल है वो आपको आ जाएगा अगर आप पैटर्न रिकग्निशन सीखें। नाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल, दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टीच इन माई क्लासेस एज वेल, कि आपको अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूं आप उस पर ब्रेन स्टॉर्म करो, थिंक व्हाट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड थिंक ऑल्टरनेट, कि अच्छा इसका सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी एनकरेज एंड व्हाट विल बी डिस्करेज। कीप थिंकिंग। थिंकिंग जो है वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट इन स्कूल और कॉलेज वेर आई विल गिव यू अ टेक्स्ट बुक कि ये पढ़ लो इसमें से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर ऑल्सो, आई विल टेल दिस अगेन, ऐसा कोई वन स्टॉप सोर्स सोल्यूशन नहीं है जिससे आपके UPSC के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है देन इट्स अ लाई। इट इज ऑल अबाउट अप्लाइंग द नॉलेज। आप कितना भी नॉलेज एक्यूमुलेट कर लो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज सीखना ही पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट आई एम एनकरेजिंग थ्रू दिस वीडियो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको कॉन्स्टेंटली सोचना है कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीलियम्स में क्या पूछेंगे, मेंस में क्या पूछेंगे, इससे आजू बाजू सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली जो स्किल है ये आपको आनी चाहिए। इसी के साथ ही ये अगर आपको आएगी तभी आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट जो ओवरलैपिंग है कि जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसको एनवायरमेंट से लिंक करना, ज्योग्राफी को एनवायरमेंट से, इवन सोसाइटी जो है उसमें भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है लोगों को,
जैसे कि ट्राइबल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो अब ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सोसाइटी, ये चारों सब्जेक्ट साथ में इंटरलिंक होके आपको देखना पड़ेगा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी इशू। नाउ डिसीजन मेकिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन एनवायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस भी आएंगे। बट जो स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला कि सस्टेनेबिलिटी वाला जो मिशन था, एग्रीकल्चर मिशन था, वो हो गया, मैंग्रोव्स का क्वेश्चन हो गया, एंड सपोज सम नेशनल पार्क विच इज फेमस और विच यू हैव स्टडीड, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन गलत नहीं करने। बेसिक्स आपका सही होगा, स्टैटिक क्वेश्चंस अगर आप सही कर देते हो तो रैंडमनेस के लिए डरो मत, ये आपको क्लियर करने से नहीं रोकेंगे। यहां पे मिस्टेक करना जो है वो आपको भारी पड़ सकता है। एंड टू अंडरस्टैंड दिस, रिकॉग्नाइज दिस, आपको पैटर्न रिकग्निशन चाहिए। एंड स्किप करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए आपके अंदर चाहिए करेज, एंड करेज होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। सो आप डिसीजन मेकिंग करो, स्किप करना है या अटेम्प्ट करना है। एनवायरमेंट के सब्जेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। नाउ इंटरलिंकिंग, आई हैव डिस्कस दिस अलॉट एंड शोड इट थ्रू द मेंस क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए अपने, कि क्लाइमेट चेंज क्या है, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है। ऑल दिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड, ये तो मस्ट है, ये बेसिक है। लेकिन इसके बाद होता है इसको समझ के इसको अप्लाई करना, जिसके बारे में मैं अभी तक बता रही थी आपको। देन मिनिमम रिसोर्सेज। सो द प्रॉब्लम इज नाउ पीपल थिंक कि 2026 का पेपर बहुत रैंडम था। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड एक्सपांड आवर नॉलेज बेस, वी शुड एक्सपांड आवर रिसोर्सेज। आई फील दैट दिस स्ट्रैटेजी इज फ्लॉड, क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, इवन इफ यू रीड फॉर 5 डेकेड्स, आपको लगेगा 2-4 दिन अगर और मिल जाते तो बेटर हम लोग आंसर कर सकते थे या बेटर प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम के। यूपीएससी के एग्जाम सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं है। यू विल सी मेनी टॉपर्स सेइंग दैट बेस्ड ऑन जस्ट नॉलेज इट विल नॉट गेट, लाइक यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द नॉलेज। तो बस एक्सपांड योर रिसोर्सेज, की पहले 1000 पेजेस का नोट्स पढ़ रहे थे, पीपीटीज पढ़ रहे थे, अब इसको 1500 पेजेस की पढ़ो। फिर उसके बाद 2027 में कुछ अलग क्वेश्चन आ गया तो ये 2000 पेजेस की पढ़ो। कुछ सॉल्व नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर कैसे सकते हो बेस्ड ऑन दिस 1000 पेज का ही नॉलेज ओनली। इनफैक्ट ये 1000 पेज भी शायद जरूरत ना पड़े, और 500 पेज पढ़ के आप अच्छे से, ढंग से पढ़ के एंड मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, देन रीडिंग 2000 पेज एंड वेस्टिंग योर एनर्जी। टाइम इज लिमिटेड, लर्न द ऑप्टिमाइजेशन स्किल, यूज द रिसोर्सेज लिमिटेड, बट उसको बार बार रिवाइज करो, ब्रेनस्टॉर्म करो एंड अंडरस्टैंड करो। दैट इज अ स्किल दैट यू शुड बिल्ड। ओके, now this is what I have been telling, that application of knowledge is more important than accumulation of knowledge. Don't just read n number of resources and bulky content and like hundreds of lectures or reading 2000 pages of ppt. That is not going to help. Read limited content, read conceptual content, and learn how to apply your knowledge to get to the answer. This is the skill that is needed to qualify for the examination. Okay, so these are the learning. अब ये लर्निंग समझ आ गई तो इसी अप्रोच से अब हमें पढ़ना चालू करना है। ऑफकोर्स आपको बेसिक नॉलेज के लिए कोई तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ते वक्त सोचना क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो जस्ट डायरेक्टली ये बताने से कि अच्छा ये 3 किताबें, इनको पढ़ लो, ये करंट अफेयर्स है यहां से पढ़ लो एंड यू आर सॉर्टेड, आई थॉट आई विल टेल यू, देखो ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा अप्रोच रहता है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप किताब उठाओ, किताब को पढ़ते वक्त ब्रेनस्टॉर्म करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, सोचो कि क्या पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे मैं इसको इंटरलिंक करूं विथ सोसाइटी, विथ ज्योग्राफी एंड विथ डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। इस तरह से आपको अपने एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है और समझना है। नाउ वी विल मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सोर्सेस। तो सोर्सेस में मैं रेकमेंड करती हूं आपको कि आप कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पक्का ही पक्का पढ़ो। अगर आप मेरे साथ भी एनवायरमेंट पढ़ते हो, आई एम अ फैकल्टी फॉर एनवायरमेंट एट यूपीएससी प्रेप, अगर आप मेरे साथ भी पढ़ोगे तो भी मैं आपको ये एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स जो हैं, बायोलॉजी की 12th की ये बुक है एनसीईआरटी, इसके एंड में एक यूनिट 10 है इकोलॉजी। यहाँ पे ये 4 चैप्टर्स अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एंड इनफैक्ट यहां से आपको डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ऑफ कोर्स यू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स, देन यू विल गेट सम क्वेश्चंस। इनफैक्ट कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां से मैंने देखे हैं। तो इवन आई विल टेल माई स्टूडेंट्स टू रीड दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक देम डिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू एम्पावर देम, कि आप रीडिंग एज अ स्किल सीखो,
लोग रीडिंग स्किल सिखाते नहीं है, दे जस्ट टेल कि डिपेंड ऑन मी, वॉट एवर आई एम प्रोवाइडिंग यू डू इट. I am going to curate content for you. I am going to give you most optimized thing. I am going to give you conceptual clarity. But I'll ensure that you learn skill also. You learn the reading skill. You become resilient. You become a fighter than becoming a dependent person on me. Okay, so that is going to be my approach. And that is going to help you in a long term as a civil servant. Because when you'll become a civil servant, you should not depend on somebody कि आप मुझे बता दो. आपका वो एक अप्रोच, एक माइंडसेट होना ही चाहिए स्टार्टिंग से, राइट? तो दैट इज माई आइडिया कि आपको मैं एम्पावर करूं देन मेकिंग यू डिपेंडेंट. नाउ देर आर टू वेरी फेमस स्टैंडर्ड बुक्स. एक है शंकर आईएएस एंड एक है पीएमएफ आईएएस की बुक. बोथ द बुक्स आर गुड. इसमें जितने बेसिक रिक्वायर्ड स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर्ड हैं. आई वुड से कि मुझे अगर कोई एक बुक प्रेफर करनी हो तो मैं पीएमएफ आईएएस बोलूंगी. दीज आर लिटिल बल्की बुक, थोड़े बल्की हैं, बट आप इसको पढ़ लोगे. इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं और लाइक कलरफुल बुक है. दिस इज लिटिल लाइक इसमें इतने इमेजेस नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है पूरी बुक, एंड थोड़ी सी आउटडेटेड भी मुझे लगती है. सो जनरली आई वुड से कि अगर आप पीएमएफ आईएएस चूज करते हो, गुड. इफ यू आर समवन हु हैज रेड शंकर आईएएस, इट्स फाइन, यू कैन कंटिन्यू. बस इसमें जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको अपडेट करिए, पीवाईक्यू के बेसिस पे चीजें देखिए, एंड बेसिक जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो रखिए. एंड इन दोनों किताबों में भी पूरा एंड टू एंड सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. दे इट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड एंड देयर शुड बी सिलेक्टिव रीडिंग. सो हियर इन दिस वीडियो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं एकदम डिटेल में कैसे शंकर आईएएस को या कैसे पीएमएफ को पढ़ना है, एग्जैक्टली इसके इंडेक्स से क्या टॉपिक्स, कौन से पेजेस, कितना पढ़ना है कितना नहीं, इफ यू वांट मी टू कम अप विद दैट, आई विल डेफिनेटली कंसीडर इट एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग. आई एम हियर टू गिव यू दैट क्यूरेटेड कॉन्टेंट्स एंड ऑप्टिमाइज योर एफर्ट. सो टेल मी अगर आपको ऐसा चाहिए कि एनवायरमेंट का मुझे एग्जैक्टली बता दो, पीएमएफ एंड शंकर में हम कौन से चैप्टर्स पढ़े, किस पे ज्यादा फोकस करें, आई विल कंसिडर दैट ऑल्सो. बट इनमें से कोई भी एक बुक को आप कंसिडर कर सकते हो, बट प्लीज रीड दिस. ये बहुत ही अच्छा है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, राइट? नाउ डायनामिक के लिए देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इवॉल्विंग है, डायनामिक है, क्लाइमेट चेंज है ना, चेंज हो रहा है, राइट? गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कि ई व्हीकल चाहिए हमें, या फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, ये टारगेट रखेंगे, कितना रेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है. सो वी आर इवॉल्विंग, कमिंग विथ न्यू टेक्नोलॉजीज टू फाइट विद द क्लाइमेट चेंज. तो ये एक इवॉल्विंग चीज है, तो ये डायनामिक रहेगा ही. सो आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक. इसमें जो भी एनवायरमेंट की मेजर बड़ी न्यूज आती है, समिट्स आते हैं, जैसे कॉप मीटिंग्स होते हैं, उसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, वो आप पढ़ लो. अगर कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जैसे अभी एक चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, एवरी कंट्री में. हैव यू हर्ड ऑफ दिस इनिशिएटिव एनीबडी, एक पेड़ माँ के नाम? अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को फॉलो करते हैं ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे, आपको डेफिनेटली ये बार बार दिखता होगा, एक पेड़ माँ के नाम. दिस इज द इनिशिएटिव दैट आवर गवर्नमेंट इज रनिंग. और बहुत सारे देशों में जाके ये चीज की जा रही है. आई थिंक जब प्राइम मिनिस्टर इटली में गए थे तभी भी ये इनिशिएटिव के तहत उन्होंने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली ने भी पेड़ लगाए थे. तो आपको मतलब थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, ये सब न्यूज़पेपर से आपको मिल जाएगा. सो यू शुड रीड एंड स्टे अपडेटेड. एंड देन द अदर थिंग इज मंथली मैगजीन. पीआईबी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि 2026 प्रीलिम्स के बाद पीआईबी पढ़ना चालू कर दें, कैसे पढ़ें, कौन सी लिंक्स पढ़ें, इस पे बहुत डिस्कशन हुआ. तो आई विल टेक दिस इन डिटेल, वेट फॉर अ मिनट. दूसरा चीज जो है, न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ते रहिए. उसके बाद आई विल रिकमेंड कि मंथली मैगजीन पढ़िए. इसमें एनवायरमेंट का सेक्शन रहेगा, इसमें सब्जेक्ट वाइज रहती हैं चीजें, तो एनवायरमेंट सेक्शन से आप सीधा एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं. यूपीएससी प्रेप की कोर मैगजीन है, ये आपको हमारे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी. इसकी रिव्यूज बहुत अच्छे हैं. इसमें ऑल द न्यूज़पेपर्स हो गए या गवर्नमेंट रिलीज हो गए, डाउन टू अर्थ हो गया, सबसे इसमें इंफॉर्मेशन कवर्ड है. तो अगर आप ये मंथली मैगजीन पढ़ते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू वरी, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. ओके, वी हैव अ वंडरफुल करंट अफेयर टीम जो इस पूरी मैगजीन को बनाने के लिए एफर्ट्स करती है पूरे महीने, और वो इस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है एंड रेलेवेंट है. तो आप इसको अगर नहीं देखा है, आप पढ़िए. एंड जिन्होंने देखा है, ऑफकोर्स आई नो कि उन सबके फीडबैक बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव है. सो द अदर वे टू कवर योर करंट अफेयर्स इज मंथली मैगजीन. तो मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल बढ़ती है, और आप, जैसे मैंने कहा कि एम्पावर्ड एंड रेजिलियंट बनते हो. तो ये सीखो ना, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखो, पढ़ के आर्टिकल्स को कॉम्प्रिहेंड करो, ब्रेनस्टॉर्म करो. ऑल दिस यू कैन लर्न थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग. एंड देन मंथली मैगजीन से आप ढंग से कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट वाइज. नाउ या पीआईबी एंड डाउन टू अर्थ के बारे में बात करेंगे. तो जैसे
पीआईबी, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि 2026 प्रीलिम्स में पीआईबी से बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, आए होंगे, गवर्नमेंट रिलीज है, इससे आएंगे ही। लेकिन क्या पीआईबी पढ़ना फीजिबल है? इज इट द ऑप्टिमम यूज ऑफ योर टाइम? आई थिंक नो। बिकॉज इसमें बहुत सारे रिलीज आते हैं। आप एक दिन जाके बस पीआईबी की वेबसाइट को देखिए कि कितना न्यूज, कितनी इंफॉर्मेशन आती है, एंड यू विल फील कि बहुत कुछ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑल ऑफ इट एंड रिटेन ऑल ऑफ इट। तो क्या करना है आपको, आप अगर कोर मैगजीन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम ऑलरेडी पीआईबी से जो भी रेलेवेंट एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन है वो कवर करते हैं। इनफैक्ट जब आप द हिंदू पढ़ रहे हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलेवेंट है वो कवर होता है। एंड मंथली मैगजीन्स में डेफिनेटली कवर होता है। तो डोंट चेज इट मच, लर्न द स्किल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑफ इंटरलिंकिंग, कॉमन सेंस, लिंग्विस्टिक, ये सब सीखो। जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, दैन जस्ट चेजिंग टू मच रिसोर्सेज। I told you it's not about accumulation of information and resources. It's about application of information and resources, right? And same with Down to Earth magazine. So बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनवायरमेंट के लिए डाउन टू अर्थ पढ़े कि नहीं। आई थिंक इट्स नॉट गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको मत पढ़िए। मैगजीन में सब कुछ कवर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो कवर होगी। एंड इनफैक्ट मेरे कोर्सेज में मैं कोशिश करूंगी कि जितना रेलेवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो सब ऐड कर दूं। एंड अगर आप एसेंशियल में एनरोल्ड हैं ऑलरेडी तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए इसका, तो नॉट एट ऑल। बिकॉज यू विल गेट दिस कोर मैगजीन, तो आपको पढ़नी ही है। उसके साथ एवरी मंडे देयर विल बी अ सेशन बाय रोहन सर, जहां पे करंट अफेयर पढ़ा दिया जाएगा। एंड एनवायरमेंट के करंट अफेयर आई विल टेक केयर ऑफ, डोंट वरी। ओके। So yeah, I was talking about the essentials. So what we have done, we have launched a latest batch because पुराने बैचेस में बहुत अच्छे ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स रहा है। तो अभी हम एक नए बैच के साथ आए हैं विच इज स्टार्टिंग ऑन 9th जुलाई। तो बहुत कम टाइम बचा है, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट कोड है। यू कैन एनरोल इन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स। हियर आई एम गोइंग टू टीच यू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम 9th July. Okay. So I'll be teaching you environment and ecology starting from 9th July, and whatever we discussed, we are going to incorporate all of those things in our course as well. So ये कोर्स में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कैसा है। इसमें हम फेस वाइज मैनर में जाएंगे, जहां पे पहले इनिशियली हम सब बेसिक्स पढ़ाएंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। देन मेंस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाएंगे। देन देयर विल बी प्रीलियम्स फोकस फेस वेयर ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी रिवाइज्ड अगेन, देयर विल बी टेस्ट सीरीज। then again you'll read the mains phase where you'll revise mains specific. If you qualify for the prelims, we'll support you for mains, and if you qualify the mains examination, you will get all the support for interview as well. So it's a one stop solution comprehensive course where you will get in a phase wise manner all the lectures are live, and the recording of the live lectures are available for 3 years. You'll also get mentorship, one to one mentorship by faculty members. सो मेंटोरशिप इसमें आई एम ऑल्सो अ मेंटोर। तो वन टू वन जो आपको मेंटोरशिप मिलती है ये भी 3 years के लिए है। ऑल्सो यू हैव करंट अफेयर्स। करंट अफेयर हमारे एवरी मंडे को होते हैं, जहाँ पे हम वीकली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको डेफिनेटली अवेलेबल होगी, बट हम समझते हैं कि साइकिल यूपीएससी की लंबी हो सकती है, इसीलिए हम 3 years तक लाइव वाला एक्सेस भी आपको करंट अफेयर के लिए डेफिनेटली दे देंगे। ओके। सो आपने अगर ये कोर्स के बारे में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या तो आप वेबसाइट पे जाइए courses.upscprep.com, एंड यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या स्केड्यूल है एंड क्या फीचर्स हैं। यू रीड देम, यू अंडरस्टैंड। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहां पे आपको पूरा बेसिक से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग यूपीएससी एसेंशियल कोर्स। Now UPSC Essential में I am going to teach you environment, and my lectures are starting from 9th July. I am going to take these 12 lectures. As I told, it is more about application of knowledge than accumulation of knowledge. So I'll try to give you most optimized curated content which help you get the maximum possible marks in your examination. Okay. So इसके साथ lectures में मैं आपका पूरा static एंड अब तक का जितना भी करंट अपडेट्स है वो तो मैं लेक्चर्स में करा दूंगी। इसके बाद भी जो करंट अपडेट्स होंगे, जैसे कि मुझे पता है कि नवंबर के मंथ में COP 31 होने ही वाला है, एंड देयर आर मेनी कॉप जो होंगे, जैसे सीबीडी का हो गया, सीसीडी का हो गया, ये तो UNFCCC का। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता है एनवायरमेंट के, डोंट वरी। मैं बता रही हूँ बस कि नवंबर में भी कोई ना कोई एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग होती है, वो सब अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। सो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ योर एनवायरमेंट करंट अफेयर्स। आई कम अप विद अ डिटेल्ड लेक्चर्स जहां पे आपको टू मेनी चीजें चेज ना करनी पड़े। आपको ऑप्टिमाइज्ड एंड क्यूरेटेड कंटेंट में दे दूंगी। दैट इज गोइंग टू बी माय आइडिया। ओके।
सो हाउ आई एम गोइंग टू टीच, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया पीवाईक्यू के थीम, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, देन वील सी द पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज, एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द बेसिक्स कि क्या है होता है एनवायरमेंट इकोलॉजी, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रहा है, जब हम सब समझ जाएंगे उसके बाद ही तो हमें पॉलिसीज समझ आएंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बना रही है। जब तक आपको पोल्यूशन समझेगा ही नहीं तो आप कैसे समझ पाओगे कि एयर पोल्यूशन के लिए पॉलिसी क्यों बन रही है। एंड देन वील अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑल्सो। ओके, सो वील अंडरस्टैंड कि ये दोनों हम थोड़ा पैरेलली ही देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स हैं, इससे सीख के इंडिया क्या इंप्लीमेंट कर रही है, एंड इंडिया में ऑलरेडी कौन से लॉज एंड इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज या जो एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज द आइडिया, यूजिंग दीज वर्टिकल्स आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली, जिसमें आपके पूरे स्टैटिक को कवर कर लूंगी एंड करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एनवायरमेंट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है। पीवाईक्यू देखा, सिलेबस देखा, लर्निंग्स लिए फ्रॉम पीवाईक्यू, वी सॉ सम रिसोर्सेज एंड हाउ टू लुक एट दोज रिसोर्सेज, व्हाट टू स्टडी फ्रॉम इट, all those we have discussed. And I thank you for watching this session. If you have reached here, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपका फोकस टाइम बहुत अच्छा है, बिकॉज आई एम श्योर कि एट मैक्स 10% ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पहुंचे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ एंड यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, दैट आई कैन से surely. So even if you want to congratulate yourself, you can write in comment that yes, I am a serious aspirant. And one thing that I want you to take from this session is you will learn how to think. मार्गरेट मीड को जरूर पढ़िएगा। हाउ टू थिंक जो है ना, अगर आप ये सीख जाते हो आपके एग्जाम प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगी एंड यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द यूपीएससी एग्जामिनेशन देन चेजिंग द रिसोर्सेज एंड कलेक्टिंग द पीडीएफ। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर यूपीएससी जर्नी।